रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप अफ़ियत से हैं, अल्लाह ताला आपको आसानियों में रखे। मेरा नाम रियाज खान है और एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत सारा शुक्रिया अदा करना है और डॉक्टर साहब का भी तो शुक्रिया अदा करना ही है। ब्लड प्रेशर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करने के लिए ये उसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। अगर आप इसका पहला हिस्सा देखना चाहें तो बिल्कुल इसके अंदर इसी डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप पहला हिस्सा देख सकते हैं। और दूसरे हिस्से में डॉक्टर साहब से हम ब्लड प्रेशर के हवाले से कुछ और बातें करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब से आपका तारुफ है, आप इनको जानते हैं, फैमिली फिजिशियन हैं और मारूफ डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, जनाब डॉक्टर शमीमुल हक साहब। एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ब्लड प्रेशर के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अपने इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में। ये बताइएगा कि किन लोगों को ब्लड प्रेशर होने का इम्कान जो है वो ज़्यादा होता है? हाँ जी, एक तो फैमिली टेंडेंसी आपने पूछा था कि जेनेटिक्स में, दूसरा जो ओबीज आदमी है, मोटापा है, या शुगर के मरीज़ हैं, गुर्दे के मरीज़ हैं, गुर्दा जब डैमेज होता है ना उसमें फिर चेंजेस आ जाती हैं। वो केमिकल ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करते हैं। अच्छा, मोटापा होना ज़रूरी है ब्लड प्रेशर के लिए? नहीं, बस स्लिम बंदे को, पतले को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि पतला बंदा है। और बहुत मोटे मोटे देखें जिनका बीपी नॉर्मल होता है। मैंने भी कहा, इसीलिए मैंने कहा कि वो जो स्मार्ट सा बंदा हमें देख रहा है वो कहेगा जी मेरे तो ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता। नहीं, हार्ट अटैक जैसे हुए वो भी स्मार्ट को भी। अच्छा डॉक्टर साहब, परहेज क्या है कि हमें हो ही ना, हम क्या ऐसी चीज़ें हैं, कैसी गारंटी एग्जैक्ट पता नहीं कि क्यों होता है, इसलिए हम 100% गारंटी नहीं दे सकते किसको होना है किसको नहीं। मतलब ये कि गोश्त कम खाएं, नमक का कम इस्तेमाल करें, वज़न कंट्रोल करें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बॉडी रेगुलेट होती है, उसमें जो केमिकल हैं, जो इंजरीज हैं, जो हमारे नुकसानदेह हैं, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं और बॉडी की ट्यूनिंग, जैसे आप कहते हैं ना, सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। तो ब्रिस्क वॉक, जब भी टाइम मिले बंदे को पैदल चलना चाहिए। यानी हमारा कल्चर ये होगा जहाँ हमने कोई चीज़ लेनी है या कहीं बाजार जाना है, ऑफिस जाना, हम अंदर तक जा, गाड़ी को दूर पार कर दें, थोड़ा सा अगर गए 1-8 किलोमीटर पैदल चलें, उससे एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको अलग टाइम नहीं निकालना। अच्छा, ये कंपल्सरी वॉक, हाँ जी, ये आप कंपल्सरी वॉक हमें कह रहे हैं? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये बताइएगा कि शुगर और गुर्दे के अमराज, ये क्या ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दा, ये इंटर रिलेटेड है? हाँ जी, डेफिनेटली। हाँ जी, शुगर भी जैसे हो जाती है फैमिली में है, और भी इसकी काजेज़ का तो भी इसका भी प्रॉब्लम है कि इसको नहीं, लेकिन फैमिली अगर शुगर है तो बच्चों का, अपने माँ बाप को तो बच्चों में ज़रूर हो जाती है। तो आगे जब ये शुगर होती है तो उसमें शुगर कंट्रोल ना हो तो उसमें जो किडनी की जो वेसल है ना वो हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि किडनी हमारा बड़ा रेगुलेट का है ब्लड प्रेशर को। पेशाब पूरा बनता है, अगर वो पेशाब पूरा नहीं बनता, डैमेज होना शुरू हो गया तो फ्लूइड जमा होना चाहिए। पानी अगर फ्लूइड जमा हो जाएगा तो उसमें फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और उसमें केमिकल भी बनते हैं जो खून की रगों को टाइट करते हैं। अब जैसे हमने पहले कहा कि टाइट हो जाएंगी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अगर लचक रहेगी तो फिर वो ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर साहब सिगरेट नोशी किस हद तक असरअंदाज होती है? हाँ, सिगरेट नोशी का, तम्बाकू का डायरेक्ट खून की रगों पर असर है, दिल पर भी असर है, दिल को भी अटैक बढ़ जाता है, खून की रगें सख्त हो जाती हैं। ऐसे ही किडनी पर भी इफेक्ट है। तो लेकिन ये कई सिगरेट लोग पीते हैं तो उनको नहीं बाहर होता, तो ये नहीं कि हर किसी को ही हो जाएगा सिगरेट पीने को, लेकिन उसमें मेजॉरिटी अगर नॉर्मल बंदा है तो 2-3 गुना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, सो हमें सिगरेट नोशी से बिल्कुल एहतियात करनी है। अगर हुक्का स्मोकिंग, कहते हुक्का पीते हैं, हुक्के में भी तम्बाकू ज़रा थोड़ा सा लेस इंजरी से उससे कम नुकसान है, लेकिन धुआं बाहर निकोटीन और केमिकल। डॉक्टर साहब, कुछ हिदायत तो आपने हमें दे दी हैं, जैसे कंपल्सरी वॉक का आपने मुझे कह दिया, अपने वर्जिश का कह दिया, पैदल चलने का कह दिया, सिगरेट को कम करने का कह दिया। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर साहब, जो लोग मेडिसिन लेते हैं, बड़ी महंगी दवाइयाँ अदरवाइज़ महंगी हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाई हर बंदे के बस में तो नहीं है ना, वो क्या करें? हाँ, ये तो डॉक्टर को भी देखना चाहिए। हम भी पूछते हैं कि आपकी आमदनी क्या है, कि बंदा आप नॉन अफोर्ड लेंगे, उसको कोशिश करते हैं हम सस्ती लेके दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि महंगी ड्रग होगी तो ज़्यादा कंट्रोल होगी, लेकिन बाद में मजबूरन हमें कम्बिनेशन देना पड़ता है, साथ दूसरी ड्रग मिलानी पड़ती है। तो ज़ाहिर है कि पॉकेट का तो ख्याल करना, क्योंकि सारी उम्र खानी दवाई, जैसे शुगर की मर्ज़ है तो हम ऐसी नहीं देते कि उसने 2-4 दिन खानी है, एंटीबायोटिक जैसे होता है, हम कहते चलो बुखार इसका उतर जाए, तो ये प्राइस भी बड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ लोग जो हैं वो मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर, जो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, आपने दे दी, उन्होंने खाना शुरू कर दी, लेकिन वो फिर खुद ही उसको ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं जी मेरा तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है, अब जिस दिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा उस दिन मैं खा लूँगा। उसके हवाले से हमारे डान भाई फरमाइए। हाँ नहीं, बाज़ लोग कहते हैं जब हाई होता है हम खा लेते हैं गोली, जी, तो वरना नहीं खाते। मैं कैसे पता चलता है, क्योंकि ये मैं कि किस दिन आपको फालज हो जाएगा, बाजू आपका लटक जाएगा, घर वाले लेकर आएंगे, फिर उस दिन का इंतज़ार ना करो, क्योंकि बाजार कुछ भी नहीं होता। 200 बाज़ का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला होता है, लेकिन वो मरीज़ नॉर्मल आता है बाजार, या कोई चक्कर एक आध आ गया, तो हम कहते हैं ये फालज, जो आखिरी जब एक प्रॉब्लम हो जाती है, फालज हो जाता है, उसमें थोड़े लोग ठीक होते हैं, कोई 20%, कोई 30%, फिर बेड पर आपको पता ही लेटना कितना मुश्किल है। और आप समझते हैं डॉक्टर साहब, जो महंगी दवाइयाँ हैं
ब्लड प्रेशर की सस्ती दवाइयाँ भी हैं, कुछ महंगी दवाइयाँ भी हैं। तो नॉर्मली हमारे जहनों में ये होता है कि जो महंगी दवाई है उसका असर भी ज़्यादा होगा। आप क्या फरमाते हैं? बताया आपको कि ज़रूरी नहीं कि महंगी दवाई जो है ना वो ज़्यादा ज़रूर कहीं कहीं ज़रूरत हो तो ज़रूर हम दे सकते हैं, लेकिन सब कई महंगी दवाइयाँ बड़ी हैं लेकिन उनका आम नॉर्मल सस्ती दवाई जितना असर है उससे भी कम है। डॉक्टर साहब, अगर ये अब एक आम मर्ज बन गया है तो क्या आप क्या समझते हैं बीइंग एन इंटेलेक्चुअल कि हुकूमत को भी इसमें कुछ हमें हेल्प आउट करना चाहिए ब्लड प्रेशर के हवाले से? सब्सिडीज़ तो देनी चाहिए। ड्रग्स और कंपनियों को इसको मतलब एक अर्निंग पॉइंट नहीं बनाना चाहिए, और दवाइयाँ कंपनियों की होती हैं उससे पैसे कमा लें, दर्द वाली दवाइयाँ, लेकिन जैसे शुगर की गोलियाँ हैं या टीका इंसुलिन का, ऐसे ब्लड प्रेशर की दवाई भी विद इन रीच होनी चाहिए, मिनिमम रेट पर मिले, सब्सिडाइज रेट पर, ताकि लोग, और हुकूमत इसमें कर सकती है। हुकूमत इसमें कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं तो बाज़ लोग मेडिसिन इसलिए नहीं लेते कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, या जब ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे होते हैं तो वो समझते हैं यार इसका कोई ना कोई असर ज़रूर होगा, दवाई जो हम ले रहे हैं। आप क्या कहते हैं? हाँ नहीं, ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बजाय दवाई बंद करके बैठ जाए तो फिर ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा। तो दवाई, बहुत सारी दवाइयाँ हैं इस फील्ड में, तो दवाई चेंज होने से जो आपको सूट कर जाए वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ दफ़ा हमें कुछ ऐसी अदरवाइज बीमारी होती है, जैसे कोई हैज़ा हो गया है, तो क्या उसमें भी बीपी की दवाई लेते ही रहना है? हाँ नहीं, हमारे पास बात बताते हैं ब्लड प्रेशर की, लेकिन हैज़ा होने के बाद पानी निकल जाता है, बीपी लो हो जाता है ना, हम फिर 1-2 दिन की इसकी दवाई रोक देते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई लेने से और डाउन हो जाएगा ब्लड प्रेशर और ज़्यादा सीरियस। अगर डॉक्टर साहब कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है किसी बंदे का, तो उसको टेंशन से किसी भी हवाले से उसका बीपी लो हो गया है, जी, तो फिर भी उसको दवाई लेनी है? नहीं, फिर भी नहीं, ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, जब तक हाई नहीं होता, 140 से above नहीं जाता तो रोकनी चाहिए दवाई। अच्छा, क्योंकि यकदम लो जो हो जाता है, हार्ट अटैक बाज़ का तो हो जाता है, तो उसमें बीपी लो हो जाएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाई अगर खा लेगा ज़्यादा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बीपी जब तेज़ हो, बीपी जब हमारे यहाँ पे आमतौर पे कहते हैं कि जनाब ब्लड हाई हो गया, जी, या मेरा खून तेज़ हो गया, अब वो जिस वक्त उसे पता ये एहसास हो रहा हो कि मेरा खून तेज़ हो गया है, उसकी रीज़न को और हो, उस वक्त उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या उसको सेल्फ मेडिकेशन से अपने आप को ठीक करना चाहिए? ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है और बात साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी, नफ्सियाती बीमारियों या एकदम घबराहट हो जाती है, तो ज़ाहिर है कि हम तो अपने बहुत सारी जजमेंट खुद ही करते हैं या महल्ले वाला डिस्पेंसर करता है जजमेंट। तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी आपको कि खून देने से, अगर कोई डोनेशन ब्लड की देता है तो उससे भी बीपी आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो अगर 1-2 साल बाद, वैसे तो अगर खून दें तो 3 माह में खून पूरा हो जाता है, चलो, लेकिन 1-2 साल के बाद खून देने से वो बीपी ईजिली कंट्रोल, आपको थोड़ी दवाई खानी पड़ेगी, हो सकता ब्लड प्रेशर ना भी हो। डॉक्टर साहब, आपने हमें एक गोली दे दी, आपने बता दिया कि ये जनाब आधी गोली है या पूरी गोली है, या आपने सुबह खानी है नाश्ते के बाद, उसको मैंने सारी उम्र उसी गोली को रखना है या उस गोली को कहीं चेंज करने की भी ज़रूरत होती है? हाँ, कि उसका असर ख़त्म हो जाता है, या आपके पास कब आना चाहिए दोबारा? हाँ नहीं, बात का तो वो टाइम के साथ गोली जो है उससे रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी हो जाती है कि इंसान के बॉडी पर असर नहीं होता, तो इसलिए हम दवाई बदल देते हैं या उसके साथ कोई ऐड अप कर देते हैं, या उसके साइड इफेक्ट हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर, हमारे ग्लूकोज में हार्ट की स्पीड अगर स्लो हो जाए तो 60 से कम चली जाए तो फिर बाद परमानेंट डैमेज हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए वो चेक करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा हो सकता है कि जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसको दवाई कभी छोड़नी भी पड़ जाए, यानी मुकम्मल तौर पे आप कह दें कि नहीं भाई अब आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, अब आप जाएँ, अब आपको गोली की ज़रूरत नहीं? हाँ नहीं, अगर दवाई के बगैर ठीक उसने वज़न रिड्यूस कर लिया या स्ट्रेस ठीक हो गया, या और बात का होता है ऐसे कि एक्सरसाइज बात करते हैं तो वो फिर नॉर्मल आ जाता है, फिर दवाई हम कहते हैं एक दिन छोड़ के खा लो, फिर भी नॉर्मल है, हम कहते हैं चलो हफ्ते में एक आधा, तो अगर बार बार नॉर्मल आ रहा है तो फिर दवाई बंद करनी चाहिए फिर तो। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये जो बार आप नॉर्मल की बात कर रहे हैं, मुझे कब मैं समझूं कि अब मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया है? वीकली 2-3 दफ़ा चेक करवाऊं? हाँ, महीने बाद चेक करवाऊं? कैसे, कितने दिनों बाद? हम महीना तो बहुत लेट हो जाता है। अच्छा, कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा चेक कराया, अगर 2-3 दफ़ा कराने से रेगुलर आ रहा है, कम आ रहा है, फिर दवाई छोड़ के देखें, फिर अब तो नहीं जाता क्यों दवाई छोड़ने, फिर आप अगर दवाई छोड़ने के बाद भी नॉर्मल रहता है तो फिर तो ठीक है। चलिए, बहुत सारा शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच जी। आपका भी बहुत सारा शुक्रिया। आपके जहन में अगर कोई भी और बीमारी हो या किसी भी हवाले से आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहें, इसका मशवरा लेना चाहें, तो आप मैसेजेस में हमें बिल्कुल बता सकते हैं, हमें बताइए, हमें फ़ीडबैक दीजिए, ताकि हम उस मौजू पर बात करें जिस पे आप डॉक्टर साहब के कीमती आरा, कीमती मशवरे लेना चाह रहे हैं। आप सबका बहुत सारा शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसको पसंद करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ इसी तरह की मुफीद बातों के साथ, कुछ इसी तरह के मुफीद मशवरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।